जर्मनी की एक बायोटेक कंपनी जिसका नाम एओन है, वो एक इंसान की बची हुई जिंदगी को दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकती है, बशर्ते वो एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, अपनी जिंदगी के कुछ सालों के बदले काफी सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अपनी एज को देने की वजह से उनकी बॉडी बहुत जल्द बूढ़ी हो जाती है और जिसे जिंदगी मिलती है वो इंसान जवान हो जाता है। इससे पता चलता है कि अमीर लोग एक तरह से अमर हो गए हैं। जनरली वो गरीब लोग जो अपने हालात को सुधारना चाहते हैं वही अपनी जिंदगी का ऐसे सौदा करते हैं, लेकिन इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स इस जिंदगी के सौदे को एक सुनहरा मौका और दान कहते हैं। दुनिया के इस समय में बहुत से माइग्रेंट्स हैं, यानी कि शरणार्थी, और उनके पास अपनी जिंदगी का सौदा करने के अलावा जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कंपनी कुछ लोगों की जिंदगी फ्री में बढ़ा देती है, जैसे कि किसी आर्टिस्ट की, सेलिब्रिटी की या फिर किसी नोबेल प्राइज विनर की। एओन का सबसे बेहतरीन सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है मैक्स। वो लोगों को अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम डोनेट करवाने में माहिर है। आज वो एक माइग्रेंट फैमिली के बेटे से बात कर रहा है। वो उसे कहता है, तुम तो बहुत जवान हो, अपनी जिंदगी के 15 साल तुम डोनेट कर दो। उसको मनाने के लिए मैक्स बताता है कि मैंने खुद अपनी जिंदगी के 5 साल डोनेट करे थे अच्छी कॉलेज एजुकेशन पाने के लिए। वो ये भी कहता है कि अगर तुम डोनेट करते हो तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिटीजनशिप भी आसानी से मिल जाएगी, और आखिरकार वो उसे मना लेता है। मैक्स जब कंपनी में वापस आता है वो एक रेन कोट पहन लेता है, क्योंकि उसे पता था बाहर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उस पर कुछ न कुछ फेंकेंगे जरूर। ये प्रोटेस्टर्स वो लोग हैं जो एओन की इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उनके हिसाब से इस टेक्नोलॉजी ने लोगों के बीच बहुत भेदभाव कर दिए हैं। कंपनी के अंदर एक सेरेमनी हो रही है जिसमें मैक्स को बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड मिलता है। इसके बाद कंपनी की फाउंडर सोफी अपनी कंपनी के गुणगान गाने लगती है। दूसरी तरफ एओन के क्लिनिक में एक आदमी एम्प्लॉय का भेष लेकर वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चला देता है और दीवार पर एक सिंबल बनाकर वहां से चला जाता है। ये आदमी एडम ग्रुप का एक मेंबर था, जो कि एक एंटी एओन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो एओन कंपनी के खिलाफ काम करते हैं। वो ऐसी ही टेररिस्ट एक्टिविटीज करके लोगों का कत्ल करते हैं और कहते हैं हम सोसाइटी को बचा रहे हैं। अगले सीन में सोफी अपने गार्ड्स काया और नोवाक के साथ एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ की एक वीडियो देखते हैं जो कह रही थी अभी और कत्ल होंगे। मैक्स अपने घर वापस आ जाता है और अवार्ड मिलने की खुशी में अपनी वाइफ एलिना के साथ एंजॉय करता है। वो दोनों चाहते थे कि उनकी फैमिली में जल्दी ही एक बच्चा आ जाए, इसलिए डिनर करने से पहले वो लोग इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ये दोनों एलिना के पेरेंट्स के घर जाते हैं। एलिना के पिता को मैक्स की जॉब बिल्कुल पसंद नहीं होती, उन्हें वो अनएथिकल लगती है। इससे पहले कि बहस हो जाती, एलिना अपने पिता और मैक्स के बीच में आ जाती है। लेकिन घर जाते समय मैक्स एलिना को कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो दोनों अपने घर के पास आते हैं वो देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में आग लग गई है, जिसमें ना सिर्फ उनका सामान बल्कि घर पर रखा हुआ सारा कैश जल जाता है। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक जलती हुई कैंडल की वजह से आग लगी है, इसलिए ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में नहीं आता, क्योंकि ये आग आपकी लापरवाही की वजह से लगी है। हालांकि एलिना कसम खाती है कि मैंने सारी कैंडल्स बुझा दी थी, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तब और भी बिगड़ जाती है जब मैक्स को पता चलता है कि उस अपार्टमेंट के लिए जो लोन लिया गया था उस पर एलिना ने अपनी 40 साल की जिंदगी को गिरवी रखा था, और ये बात एलिना ने मैक्स से छुपा रखी थी। मैक्स कहता है एलिना की जगह आप मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन एजेंट मना कर देती है, कहती है ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। मैक्स गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब वो इंश्योरेंस कंपनी से बाहर आते हैं पुलिस वाले एलिना को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी कंपनी की फाउंडर सोफी से पैसों की मदद मांगता है। सोफी कहती है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद सोफी अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करती है। वो कहते हैं हम अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहते नए नए कंपैटिबल लोगों को ढूंढने में, इससे अच्छा तो हम खुद की जिंदगी में कुछ साल ऐड कर दें। कुछ दिन बाद मैक्स की लॉयर उसे बताती है कि सोफी ने तुम्हारे लिए कोई न्यूज नहीं दी और वो अब हमारी कॉल भी पिक नहीं कर रही। इसके बाद मैक्स एलिना से मिलने क्लिनिक जाता है, लेकिन वो लोग उसे इंतजार करने के लिए कहते हैं जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। अपना आपा खोकर मैक्स चोरी छिपे एलिना के पास जाने लगता है। तभी वहाँ काया और उसके साथी आकर मैक्स को धर दबोचते हैं। दूसरी तरफ एलिना का ऑपरेशन होने ही वाला है। वहाँ एक लॉयर उसके सामने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाती है और एंड मौके पर एलिना पैनिक हो जाती है। तभी डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और इसके बाद उसकी उम्र के 38 इयर्स निकालकर एक पेशेंट में डाल दिए जाते हैं। उस पेशेंट का चेहरा ढका हुआ होता है। ऑपरेशन के बाद मैक्स एलिना को घर वापस ले जाता है। अगले कुछ दिनों में एलिना की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। मैक्स और एलिना का रिलेशन भी बहुत खराब होने लगता है। हालांकि मैक्स कैसे भी करके अपने रिलेशन को संभालने की पूरी कोशिश करता है। एक सुबह मैक्स को कंपनी में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है। मैक्स कहता है
इन सब का कोई फायदा नहीं है और गुस्से में आकर सोफी से बात करने चला जाता है, लेकिन काया उसे रास्ते में ही रोक देती है और सामने खड़ी सोफी उसे इग्नोर कर देती है। मैक्स नोटिस करता है कि सोफी जवान होती जा रही है। घर पर जाकर मैक्स अपनी बीवी एलिना से प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी और से शादी कर लो। जब मैक्स चला जाता है एलिना को पेट में दर्द फील होने लगता है। जब वो बाथ टब में जाती है उसे ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स एक पार्क के किनारे टहल रहा था, तभी एक छोटी लड़की उसके पास आकर उसे कुछ ड्रग्स ऑफर करती है। तभी मैक्स उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ घंटों बाद एलिना को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और वहाँ उन्हें पता चलता है अपनी एज डोनेट करने से पहले एलिना प्रेग्नेंट थी और अब उसे मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि इतना बूढ़ा शरीर एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। अपनी इस बेजान जिंदगी से परेशान होकर एलिना अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है और इसके बाद वो यहीं रहती है। वहीं मैक्स उसे प्रॉमिस करता है मैं किसी भी तरह से तुम्हारी जिंदगी तुम्हें लौटा कर रहूंगा, लेकिन एलिना का पिता उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम ही जिम्मेदार हो इन सब चीजों के। किसी रास्ते की तलाश में मैक्स उस छोटी लड़की से दोबारा मिलता है, क्योंकि वो जानता था इतनी छोटी लड़की के पास ऐसे इलीगल ड्रग्स होना कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब वो छोटी लड़की कोई बड़ी लड़की थी जिसने किसी दूसरे इंसान से उसकी एज ली होगी। उस लड़की से मैक्स को एक नंबर मिलता है जहाँ उसे एक इलीगल एज रिवर्स सर्जरी वालों का पता चलता है जो पास के देश लिथुएनिया में है। वो एक नया फोन और फेक पासपोर्ट बनवाकर लिथुएनिया पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे उस इंसान को खोजना होगा जिसने एलिना की उम्र ली है, सिर्फ तभी एज रिवर्सल हो सकता है। अगले सीन में मैक्स होटल के एक रूम में होता है जहाँ वो सोफी को किडनैप करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे शक है कि सोफी ने ही एलिना की बची हुई उम्र ली है, क्योंकि वो जवान हो रही है और मैक्स की मदद करने से भी साफ इनकार करती है। अगले कुछ दिन तक वो सोफी का पीछा करता है और एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब वो सोफी को एक कब्रिस्तान में किसी समाधि के पास अकेला पाता है। मैक्स अपना चेहरा छुपाकर सोफी पर अटैक कर देता है। वो चिल्लाते हुए भागने लगती है। मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे कुछ इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो समाधि पर वो डिजाइन बना देता है जो एडम ग्रुप के बंदे बनाते थे, जैसा कि क्लिनिक में शूट आउट के टाइम बनाया था। इसके बाद मैक्स एलिना से मिलने जाता है। वो कहता है मेरे पास एक सरप्राइज है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग में लेके आता है जहाँ पर उसने सोफिया को अगवा करके रखा हुआ था। एलिना कहती है ये तुमने क्या किया, तुम पागल हो गए हो क्या? मैक्स कहता है यही तरीका है जिससे मैं तुम्हारी खोई हुई जवानी लौटा सकता हूँ और हम फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दूसरी तरफ काया और नोवाक उस जगह पर छानबीन कर रहे थे जहाँ से सोफी को किडनैप किया था। उन्हें सिक्योरिटी फुटेज में मैक्स की कार नजर आती है, जिसके बाद वो उसकी खोज करना स्टार्ट कर देते हैं। नोवाक कहता है क्या हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए? काया मना कर देती है। जब तक वो उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ सोफी को रखा गया था, तब तक मैक्स उसे वहाँ से लेकर जा चुका था। काया और नोवाक दोबारा से सोफी को ढूंढना शुरू करते हैं और इस बार वो पुलिस को भी खबर कर देते हैं। अगले सीन में मैक्स और एलिना एक शिप में दिखाए जाते हैं और तभी नोवाक एक सिक्योरिटी कैमरा की मदद से उन्हें ट्रैक कर लेता है। थोड़ी थोड़ी देर में मैक्स सोफी को खाने पीने की चीजें देता रहता है। उसको एक बॉक्स के अंदर रखे बाथ टब में रखा जाता है। शाम को एलिना और मैक्स एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं और अपनी खुद की भी सेम वैसी ही जिंदगी इमेजिन करते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि किनारे पर बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं। मैक्स और एलिना बाहर आकर देखते हैं कि वो लाइट पुलिस वालों के व्हीकल्स में से आ रही थी। इसके बाद मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस हैप्पी फैमिली का फायदा उठाकर लिथुएनिया की पुलिस को चकमा देने का डिसाइड करता है। जब पुलिस वाले मैक्स की वैन को चेक करते हैं तब उसे ड्राइव वो दूसरी फैमिली का आदमी कर रहा था। वो कहता है मैं तो एक डिलीवरी मैन हूँ और एक बाथ टब को डिलीवर कर रहा हूँ। पुलिस वाले को उस पर शक होता है क्योंकि वो बहुत नर्वस दिख रहा था। वो उससे वैन के अंदर दिखाने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले उस बॉक्स को देखते हैं और कहते हैं उसे खोल कर दिखाओ और ये भी पूछते हैं तुम इतना नर्वस क्यों हो? ब्लूटूथ के थ्रू मैक्स उसे कहता है कि उन्हें ऐसा कहो मैं इसलिए इतना नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पहले कभी किसी ने गन पॉइंट पर नहीं रखा। ऑपरेशन लीडर समझ जाता है कि उसके ऑफिसर्स थोड़ी बदसलूकी तो कर रहे हैं और कहीं ये ड्राइवर उसके सीनियर्स को कंप्लेंट ना कर दे, इसलिए उसे वो ऐसे ही जाने देते हैं। इसके बाद उस आदमी की बीवी वहां आती है। वो जानती थी कि उसके एक बच्चे को मैक्स ने अगवा करा हुआ है, इसलिए वो पुलिस वालों को कुछ नहीं कहती। चेकिंग के बाद मैक्स और एलिना उस फैमिली को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वो उनके फोन्स को तोड़ देता है और कार के टायर को शूट करके पंक्चर कर देता है। तभी बच्चा रोने लगता है, इसलिए एलिना को दुख होता है। इसके बाद वो दोनों सोफी को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटों बाद वो एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं ताकि सोफी अपनी पी बकेट को खाली कर सके, लेकिन अब वो बात कर सकती थी तो वो कहती है कि मैं सोफी नहीं हूँ, मैं तो उसकी बेटी मैरी हूँ और मेरी माँ एज रिसीव करने के बाद से बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है क्योंकि वो जवान हो गई है। मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता और फिर गूगल करके इस बारे में पता करता है। गूगल से उसे पता चलता है सोफी की सिर्फ एक बेटी थी जो कि कई साल पहले मर चुकी है। मैरी कहती है मेरी सेफ्टी की वजह से उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी है, मगर मैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो दोबारा से उसके हाथ पांव बांधकर
उसे उसी बाथटब में बंद कर देता है। वहीं एलिना को मैरी की बात सच लगती है। अगले सीन में वो एक वीरान होटल को अपना ठिकाना बना लेते हैं। रात को मैरी और एलिना बात कर रहे होते हैं। मैरी कहती है, मैं सच में सोफी नहीं हूँ और मुझे तो मेरी मम्मी जो काम करती है वो भी पसंद नहीं है और उन्होंने जो आपके साथ किया है उसके लिए मुझे आपसे हमदर्दी है। एलिना मैक्स को कहती है, मुझे लगता है वो लड़की सच बोल रही है। वो कहता है, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो, और अगर वो सच भी बोल रही है तब भी उसकी एज तुम्हारे कंपैटिबल है क्योंकि उसमें और उसकी माँ में सेम डीएनए है। एलिना कहती है, ये बहुत गलत बात है, हम एक बच्ची से उसकी जिंदगी नहीं ले सकते। इसके बाद मैक्स दूसरे रूम में चला जाता है। मैरी उससे कहती है कि मुझे नहाना है, इसलिए वो उसके हाथ खोल देता है। मैरी उसको अपनी बातों में उलझाती है और कहती है, तुम पीछे मत देखना, मैं कपड़े उतार रही हूँ, और यही मौका पाकर उसको किसी चीज से हिट करती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है। वो चेक करती है कि उसके फोन में कोई सिग्नल आया या नहीं। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और तेजी से भागने लगती है और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे एक पानी से भरे गड्ढे में कूद जाती है जो कि बेहद गहरा था। इसके बाद वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी एलिना वहां आकर उसे बचा लेती है। वो मैरी को लेकर वापस होटल आ जाती है और इस बार मैरी को सच में नहाना पड़ता है। जब मैरी टी शर्ट उतारती है तब एलिना देखती है कि उसकी बॉडी पर ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब मैरी सच कह रही थी। एलिना मैक्स को इस बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है शायद जवान होने के साथ साथ उसके शरीर का निशान भी गायब हो गया हो। वो कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। इसके बाद मैक्स और एलिना फिर से इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ नोवाक काया को कहता है, मुझे उनके ठिकाने का पता चल चुका है। कुछ घंटों बाद एलिना और मैक्स के रूम में कुछ लोग गन लेके आ जाते हैं। ये लोग एडम ग्रुप के मेंबर हैं। एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ कहती है वो लड़की सोफी नहीं मैरी है, और इसके बाद वो उन तीनों को लेकर अपने बेस पर आ जाती है, जहां वो बताती है सोफी को हमेशा से अपने लिए एक एज डोनर की जरूरत थी और उसकी कंपैटिबल एलिना होती है। इसीलिए कंपनी ने मैक्स को एलिना को एज डोनेट करने के लिए मनाने भेजा था, लेकिन एलिना को मनाने की बजाय मैक्स को एलिना से प्यार हो जाता है। इसलिए सोफी ने उनके अपार्टमेंट में आग लगवाई थी। मैक्स कहता है, तुम्हारी बात कैसे मानूं, तुम तो एक कातिल हो। इसके बाद लिलिथ एलिना को एक गन देती है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है और कहती है या तो मैरी को मार दो या खुद को मार दो, लेकिन एलिना ऐसा नहीं करती। इसके बाद लिलिथ कहती है, कोई खुद से किसी का कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन एक डॉक्टर के जरिए किसी की जिंदगी को अपना बनाने में कोई कुछ बुराई नहीं समझता। उसी पल मैक्स के फोन में एज रिवर्सल वाले अपनी लोकेशन सेंड करते हैं और वो लोकेशन सिर्फ 6 घंटे तक देखी जा सकती थी। मैक्स लिलिथ को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सोफी को मारने में। अगले सीन में काया ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। मैक्स अपने हाथ खड़े करके बाहर आ जाता है और वो किसी को नहीं बताता कि बिल्डिंग में एडम के लोग भी हैं। वो कहता है, अंदर सिर्फ सोफी को जाने दूंगा, किसी और ने अगर अंदर आने की कोशिश की तो एलिना मैरी को शूट कर देगी। तभी बिल्कुल जवान सोफी सामने आ जाती है। तभी काया कहती है कि मैक्स को कैसे पता कि सोफी यहाँ हमारे साथ आई है। वो समझ जाती है ये एक चाल है। तभी नोवैक सोफी को शूट कर देता है। अगले ही पल काया नोवैक को जान से मार देती है। बिल्डिंग के अंदर से सोफी के ग्रुप पर एडम के मेंबर्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मैक्स बिल्डिंग के अंदर वापस आ जाता है और उसके बाद एलिना और मैरी को लेकर गैराज में आ जाता है। जब मैक्स कार को स्टार्ट कर रहा था उसी पल मैरी एलिना पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन उस गन में कोई गोली ही नहीं थी। एलिना ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने मैरी की जान बख्श दी थी। इसके बावजूद मैरी ने उसको जान से मारने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। मैरी का सिर कार पर जाकर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काया को पता चलता है कि नोवैक गद्दार था और वो अपनी सारी डिटेल एडम मेंबर्स को दे रहा था। कुछ घंटों बाद मैक्स कहता है, मैं अब मैरी की जिंदगी नहीं लेना चाहता, मुझे एहसास हो गया है ये गलत होगा। ये सुनकर एलिना मैक्स को कार से उतरने के लिए कहती है। वो कहती है या तो उतर जाओ वरना मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। मैक्स को छोड़कर एलिना मैरी के साथ उस एज रिवर्सिंग सेंटर पर पहुंचती है, जहां मैरी की रजामंदी के बिना एलिना उसकी उम्र अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ मैक्स ऐसे ही रोड पर चल रहा था जहां उसे कुछ रेफ्यूजीज की बस मिलती है। वो उन्हीं के साथ एक रेफ्यूजी कैंप ज्वाइन कर लेता है। अगली सुबह एक ट्रक चलाने वाले को मैरी मिलती है। वो उसे लेकर वापस शहर आ जाता है, जहां वो अपनी माँ सोफी से मिलती है जो कि जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद काया अपनी नौकरी छोड़कर चली जाती है। वो कहती है, मैं लोगों को मार मार कर थक चुकी हूँ। अगले कुछ दिनों में मैरी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी माँ सोफी इतनी सेल्फिश है कि वो अपनी उम्र देने की बजाय अपनी बेटी को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कंपैटिबल बॉडी ढूंढूंगी। कुछ महीनों बाद मैक्स को एलिना दिखती है जो कि अब पहले जैसी जवान है और प्रेग्नेंट है और आज उसके पास एक नया हस्बैंड है। और जब वो मैक्स को देखती है वो मैक्स को साफ इग्नोर कर देती है, जिसके बाद मैक्स एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।